आज छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है और पूरा पाकिस्तान एक ज़हनी इंतशार का शिकार है। इस्लामाबाद के शहरी, पूरे पाकिस्तान के शहरी एक तशवीश का शिकार हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, इन सारे मसाइल से कैसे निकला जा सकता है। पाकिस्तानी इदारे एक दूसरे पर शकूक और शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। पार्लिमान ये समझती है कि वो बालातर है, लेकिन पार्लिमान की हैसियत बेतौकीर हो रही है। अदलिया की भी कोई वैल्यू यहाँ पर अब दिखाई नहीं देती। लोगों को अदलिया के फ़ैसले पर एतमाद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत से तबक़ात और बहुत से लोग अपने शकूक और शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सोसाइटी के तमाम तबक़ात को और तमाम इदारों के सरबराहान को और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलजुल कर इसका कोई हल निकालना चाहिए। मुझे याद है कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी तो एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर गोलियां मार दी जाती थीं। पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान का परचम लहराना जुर्म बन चुका था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था और उन्होंने कहा कि ये झंडा मैं हर उस इलाके में जाकर लहराऊंगी जहां से पाकिस्तान का परचम उतारा गया है। और वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना जुर्म बन चुका है, मैं वहां पर जाऊंगी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगी। और आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2007 की तकरीरें सुनी होंगी कि वो उन तकरीरों में बड़ा बरमला पाकिस्तान के साथ एक वालिहाना मोहब्बत का इजहार करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 9 नवंबर 2007 को जब लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसे का इनेकाद किया तो उस जलसे पर पाबंदी लगा दी गई और मोहतरमा को रोक दिया गया कि उस जलसा गाह में नहीं जा सकती। इस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ देना शुरू कर दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस्लामाबाद में जो रिहायशी ज़रदारी हाउस में F8 के बाहर, वहाँ पर कई कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। जब उनको बाहर नहीं छोड़ा गया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने घर से बाहर आईं। उनके रास्ते में खारदार तारें लगा दी गई थीं। मैं ख़ुद वहाँ पर मौके पर मौजूद था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हाथ में पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था। उस मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ मौजूद बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों से ख़िताब करते हुए, मीडिया के लोगों से ख़िताब करते हुए मेगाफोन पर यह बात कही थी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो बोल रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, मैं जो गुफ्तगू करने जा रही हूँ ये किसी फ़र्द के लिए, किसी शख्स के लिए नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ। मानती हूँ कि तमाम इदारों से गलतियाँ हुई हैं, मानती हूँ सियासतदानों से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आज नेल्सन मंडेला वाला उसूल लेकर आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और हर इदारा आकर कहे कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं और मैं अब उन गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, उससे तौबा ताइब होता हूँ और अगली राह का इंतखाब करता हूँ। अगर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहिबा की बात मान ली जाती तो आज पाकिस्तान का नक्शा बदल चुका होता, क्योंकि 12 साल हो चुके होते, हम एक नई राह के ऊपर अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके होते। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात नहीं मानी गई। यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ठीक ट्रैक पर चले, एक दुरुस्त सिमत पर चले, तो ये बात यहाँ पर नहीं हो पा रही। ये धरना भी कामयाब हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के लोगों से काफ़ी दिनों से मेरी बातचीत चल रही है और वहाँ पर बहुत से अहम लोगों से मेरी बात भी हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुतालबात में बहुत एक्सट्रीम लेवल के मुतालबात रखे हैं, आप अपने मुतालबात में कुछ मज़ीद मुतालबात भी शामिल करें और उन मुतालबात में ये बात भी हो सकती है कि आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की बात करें। आप उनके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के लिए आप पॉलिसी वज़ा करें कि ये इंतखाबात पार्लिमान की निगरानी में होने चाहिए और इन इंतखाबात में जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर पुलिस एहलकार हों और सिक्योरिटी के लिए बाहर फ़ौज का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उन हालात में। लेकिन जो जहाँ पर पोलिंग बूथ हैं वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो मुख्तलिफ़ जमातों के पोलिंग एजेंट हैं वो सिर्फ वहाँ पर बैठे हों और जो पोलिंग का सरकारी अमला है वो वहाँ पर बैठा हुआ हो। इस पर भी आप बातचीत कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को साथ बैठा कर इंतखाबी हिकमत अमली तय की जा सकती है कि किस तरीके से हो सकते हैं। आप इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के हवाले से बात कर सकते थे, क्योंकि आप अपने मजहबी तबके को मुतमईन करना चाहते हैं। अगर आप इस्तीफ़ा लेकर नहीं भी जाते, लेकिन आप अगर अगले इलेक्शन के लिए एक भरपूर तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं कि अगला इलेक्शन एक पाकिस्तान का बेहतरीन, मिसाली और ज़बरदस्त इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको अभी से हिकमत अमली तय करनी होगी। कन्फ्रंटेशन में जाना, तसादम में जाना, टेंशन पैदा करना और ऐसे हालात में कि जब मुल्क इन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो ऐसे वक्त में ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी फतह तब होगी,
متحدہ اپوزیشن کی فتح بھی اس وقت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی، عدلیہ کی اور پارلیمان کی فتح بھی اس وقت ہوگی، اور عمران خان اور تحریک انصاف کی فتح بھی اس وقت ہوگی، عوام کی فتح بھی اس وقت ہوگی جب آپ کچھ پالیسی بنا لیں گے، کچھ آئینی طریقہ کار طے کر لیں گے، جب حکمت عملی بنا لیں گے، تو یہ سب سے زیادہ درست اور بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جے یو آئی فے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، محمود خان اچکزئی سے، اسفن یار ولی خان سے، الطاف حسین، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب نے اچھے کام بھی کیے ہیں اور سب نے غلطیاں بھی کی ہیں، اور یہ سیاستدان جب ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں تو جب کوئی ایک دوسرے کی غلطی ذکر کرے گا تو دوسرا اس کی غلطی بتائے گا۔ پوری پاکستانی قوم کہتی ہے یار غلط تو اس نے بھی کیا اور غلط تو اس نے بھی کیا ہے۔ اب کیا ساری زندگی ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، یا ہم کوئی وے فارورڈ نکالیں گے کہ آئندہ کے بعد یہ جو بک ہے، یہ جو بکواس ہے، اس کو بند کر کے ہم کوئی مناسب بات کی طرف جاتے ہیں اور اپنے عوام کو کنفیوز کرنے کے بجائے کوئی ڈھنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہیجان انگیزی کی فضا پورے ملک کے اندر لوگوں کے لیے برپا کر دی گئی ہے۔ بہتر سمت یہ ہے کہ آپ حکمت عملی کی طرف جائیں اور اس بات کو طے کریں کہ اس ملک کو ایک بہتر ملک کیسے بنانا ہے۔ اقوام عالم کی صف میں کیا پاکستانیوں کی قسمت میں کبھی یہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ فخر کے ساتھ اپنا شناختی کارڈ اپنی جیب سے باہر نکالا کریں گے؟ کیا اہل پاکستان کے لیے کبھی وہ دن آئے گا کہ اپنا گرین پاسپورٹ جیب سے نکالتے ہوئے ان کو ٹھنڈے پسینے نہیں آیا کریں گے اور یہ خوشی کے ساتھ کہیں گے کہ ہم ایک باوقار قوم ہیں؟ اور اگر یہ باوقار قوم بننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کیسی ہے۔ اگر پاکستان کی لیڈرشپ تھرڈ کلاس ہے، گھٹیا ہے، پس ذہنیت کی ہے، تو اہل پاکستان کبھی بھی اپنے پاسپورٹ کی عزت اور قدر اور منزلت نہیں بڑھا سکتے۔ اگر یہ یہاں پر بہتر ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پورے دنیا میں پاکستان کا ایک نام بنے گا، پاکستان کی عزت ہوگی، اور پاکستان کے ذہین لوگ جو اس وقت ان لوگوں کی چنگل کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا ایک بڑا اثاثہ جو کیپٹل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ذہنی اثاثہ ہے، وہ پاکستان سے باہر منتقل ہو رہا ہے، تو وہ اسی وقت پاکستان واپس آئے گا جب پاکستان ان کو عزت دے گا اور ان کا تحفظ کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ ساری چیز نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگت باز ہیں، اور ان جگت بازوں سے کم تر درجے کے جگت باز ہیں جو رات 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر شغل لگاتے ہیں۔